20th lecture of the electrostats, and in this lecture we will be discussing what is potential. मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पहले पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, फिर मैं गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा। उसके पीछे क्या वजह है वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी। तो पोटेंशियल से पहले हम थोड़ी बुनियादी बातें देखते हैं। फोर्स, तो फोर्स दो तरीके की हो सकती है अगर आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा हो। एक आपकी होती है कंजर्वेटिव और दूसरी आपकी होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती है जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जा रहे हो तो आप ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ या ऐसे घुमा के ले जाओ, ठीक है, या ऐसे बहुत लंबा सा पाथ लेके ले जाओ, ठीक है। जब आप वर्क डन निकालोगे तो वो हमेशा सेम आएगा। मतलब जो वर्क डन होता है वो पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आप बॉडी कैसे ले जाओगे। ऐसे ले जाओगे तब भी वर्क डन उतना ही आएगा, आप ऐसे ले जाओगे तब भी वर्क डन उतना आएगा, सीधे ले जाओगे तब भी वर्क डन उतना आएगा, और जब उसको ऐसे ऐसे ले जाओगे तब भी वर्क डन उतना ही आएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस को आप पहचानोगे कैसे? क्या तो कर नहीं सकते, कई तरीके की फोर्सेस हैं, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव पे हम अपनी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस तीन तरीके की हो सकती हैं। जब आपकी फोर्स कांस्टेंट हो तब भी वो कंजर्वेटिव है। जब आपकी फोर्स आप वेक्टर फॉर्म में लिख पाओ, जैसे कि F एज अ फंक्शन ऑफ fx i कैप प्लस fx j कैप प्लस fx k कैप टाइप में आप लिख पाओ, तब भी वो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स बनती है। या आप फोर्स को एज अ परफेक्ट डिफरेंशियल लिख पाओ। परफेक्ट डिफरेंशियल आपके कोर्स में है नहीं, मैथमेटिकल टूल होता है ये भी, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। एक u एक फंक्शन है x, y और z में। एक बार आप उसको x में डिफरेंशिएट करो और वेक्टर फॉर्म में रखते जाओ, ठीक है। सॉरी, x में डिफरेंशिएट करो, हाँ, और वेक्टर फॉर्म में रख दो। दूसरी बार उसको y में डिफरेंशिएट कर दो और वेक्टर फॉर्म में रख दो, और तीसरी बार उसको z पे डिफरेंशिएट कर दो और वेक्टर फॉर्म में रख दो। तो इस टाइप की जो फोर्स आती है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली जब आपकी फोर्स कांस्टेंट हो, जैसे 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 13 न्यूटन, तो वो कंजर्वेटिव कहलाती है। लेकिन बोलते नहीं है मास m को 12 न्यूटन से खिसका रहे हैं, तो ये जो 12 न्यूटन ये कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका भी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जब आप बॉडी 10 मीटर चला लोगे और हम तब आपसे वर्क पूछेंगे तो आप बोलोगे 120 न्यूटन मीटर या 120 जूल हमारा वर्क हो रहा है। कैसे होता है? मतलब बॉडी यहाँ से जो यहाँ पहुँच गई, हमने ये आपको नहीं बताया 10 मीटर में कैसे गए। हो सकता है 10 मीटर ऐसे गए, हो सकता है 10 मीटर ऐसे गए, हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि जो आपका वर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एफ डॉट डी होता है, क्रॉस नहीं होता है, एफ डॉट डी। तो इसको लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा। ये दोनों वेक्टर होता है, लेकिन वर्क क्या होता है? आपका वर्क हमेशा स्केलर होता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बुनियादी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। कांस्टेंट फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं, हमने देख लिया। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जानना चाहते हैं कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। अगर ये तीन में से कोई एक फॉर्मेट में आपकी फोर्स आ पाए तो कंजर्वेटिव कहलाती है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ध्यान दो, अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, और ये हम मान लेते हैं कि एक कार्टेशियन सिस्टम में रखें, मतलब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस r रहा होगा, तो फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म क्या लिखी जाती है? k Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर का होल क्यूब डॉट r कैप, ठीक है। लेकिन यहाँ r कैप क्या है? x की डायरेक्शन में, ये Q2 इस फोर्स x की डायरेक्शन में लगेगा, तो r कैप की जगह हम लिख सकते हैं I कैप, ठीक है। जब हमने ये फॉर्मेट लिख दिया k Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर का होल स्क्वायर, सॉरी, जब हमने ये फॉर्मेट लिख दिया फोर्स के लिए, तो ध्यान से देखिए इस फॉर्मेट में आ गए। हमने ये नहीं कहा था कि ये दोनों टर्म रहना जरूरी हो सकता है ये दोनों गायब हो जाए,
जब ये दोनों जीरो हो जाए इस पॉइंट पर तो हो सकता है गायब हो जाए जब वन डायमेंशन की बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए आई कैप का टर्म आया, मतलब ये सेकंड फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस में आती है। ठीक है, तो ये बुनियादी डिस्कशन था कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ठीक, जैसे कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, एसएचएम में जो आप एसएचएम की फोर्स की बात करते हो वो फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, ये सारी फोर्सेस आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ एक चीज एसोसिएटेड होती है जिसकी हम बात करने जाते हैं। आपने एनर्जी दो तरीके की बेसिकली पढ़ी है, एक पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी, एक पढ़ी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब बात होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, जब बात होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की तो वहां पिक्चर में आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है बॉडी की जो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसकी पोजीशन की वजह से, जैसे कि मान लीजिए आपने एक m मास को h हाइट तक लिफ्ट किया, h हाइट तक लिफ्ट किया और ये कहीं ग्राउंड पे रखा था, वहां से h हाइट तक आप ले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है आपकी mgh, जहाँ पे g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जिसकी वैल्यू 9.812 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपने लिखा पोटेंशियल एनर्जी है mgh। असलियत में हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, असलियत में हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। असलियत में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम असलियत में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज हो रही है। अब आप बोलोगे कैसा सर, हम तो यहाँ mgh लिख रहे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि हम ग्राउंड पे क्या हम एज्यूम करते हैं? हम एज्यूम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और h हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? mgh माइनस जीरो, जो कि आपके बराबर हो गई किसके? mgh के। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ग्राउंड पे भी बॉडी के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज कर लीजिए 10 जूल, तो यहां पर भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस 10 हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो जिनको मैंने 11th में एसएचएम पढ़ाया है स्कूल में, वो लोग थोड़ा याद रखें। एसएचएम के लिए मैंने एनर्जी के लिए दो इक्वेशन निकलवाई थी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो अलग अलग केसेस में डिस्कस किया था। जब आप रेफरेंस फ्रेम में एनर्जी को जीरो मानते हो, मतलब रेफरेंस पॉइंट पे एनर्जी को जीरो मानते हो, तो इक्वेशन अलग आ रही थी और ग्राफ आपका कुछ ऐसे आ रहा था। याद होगा अगर आपको, तो एसएचएम में हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा था और यही पैराबोला शिफ्ट कर गया था जब आपका हमने रेफरेंस पॉइंट पर एनर्जी को जब जीरो नहीं माना था, तो यही ग्राफ हमारा कुछ ऐसे शिफ्ट कर गया था। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे शिफ्ट कर गया था। तो ये दो अलग अलग ग्राफ बने थे वहां पे, अगर आपको थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे में वहां पे उस केस में याद। ठीक है, तो mgh में जो दो एनर्जीज का डिफरेंस हम ले रहे हैं वही mgh आपका आ रहा है। तो एक का हमें रेफरेंस फ्रेम में जीरो मानना पड़ता है, कभी कभी मानते कभी नहीं मानते, क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है कि जीरो नहीं मानना है, तो बेसिकली उसके ऊपर डिस्कशन। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने साथ लाती है पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम बात करते हैं पोटेंशियल की। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द मेजर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, एक तरीके से। ठीक है, या एनर्जी पर यूनिट चार्ज है या वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, आप ऐसा मान के चलिए। एनर्जी क्या है? मेजर ऑफ वर्क है, और वर्क पर यूनिट चार्ज क्या है? पोटेंशियल। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे डिस्कशन ले जाते हैं और इसी में हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। अभी मेरा ये टॉपिक कंजर्वेटिव फोर्सेस का खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि एक बार इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि F इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 3j प्लस 3xj कैप, ये आपकी फोर्स दी थी और इन्होंने ये बोला था कि ओरिजिन पर जहां x 0 है और y 0 है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। उन्होंने ऐसा बोल दिया था। आपको ये बताना था कि 1,2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पे दो और टर्म्स भी ले लीजिए।
एक्स और वाई दोनों में इक्वेशन है। तो जो परफेक्ट डिफरेंशियल का मैंने आपको रोल पढ़ाया था वो यहाँ पे आता है। बेसिकली हम एफ डॉट डी एक्स करके दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे और उसको हम उस चीज़ से निकालते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट मैं भी आपको बता नहीं रहा हूँ, आप उस पार्ट को खुद भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली यही पूछा था एक साल कंपटीशन वगैरह में। देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं कि बॉडी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब एक्स की डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो एफ डॉट डी एक्स हमारा वर्क डन के बराबर होता है, हम ऐसा मानते हैं। मानते क्या ये होता ही है। तो 2x² y dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 3xy² dx, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये y डायरेक्शन में बॉडी इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में बढ़ रही है तो हम इसको dy मान लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x³ प्लस 3xy³ अच्छा, हम यहाँ पे कहाँ से हम इंटीग्रेट करते हैं, ओरिजिन से लेके 1,2 तक, और यहाँ पे इंटीग्रेशन था 0,0 से 1,2 तक। तो 0,0 से 1,2 तक, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी 0,0 से 1,2 तक। तो 2x³y3 आप एक बार 1 रखोगे, 0 रखोगे, 1 और 2 रखोगे पहली बार में, तो आपको मिलना चाहिए 2 × 1³ × 2/3 मतलब 4/3 -0। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4/3 प्लस 1,2, फिर यहाँ पे भी रखेंगे तो 2 × 2 = 8, हाँ तो 8 प्लस करेंगे उसमें तो 24 + 4 मतलब 28/3 हमारा आंसर आएगा। तो 28/3 एनर्जी कहाँ पे थी, 28/3 एनर्जी आपकी इस पॉइंट पे थी 1,2 पर, लेकिन हमसे पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगी, 28/3 - 10, ठीक है, सॉरी 10 - 28/3 28 - 3/10, इसका हम मॉड ले लेंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के कई से क्वेश्चन बन जाते थे। तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ इसमें, जो इलेक्ट्रोस्टैट से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो एक साल यूपीटीयू ने एक सवाल पूछा था, उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे दी थी और हमसे पूछा था कि ये बताइए कि फोर्स एट पॉइंट 1, 2, 3 कितना होगा, ठीक है। उन्होंने एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन मानी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी की उन्होंने इक्वेशन एक्स वाई जेड में दी थी। तो आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसी फोर्सेस है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में तो वो क्या हो सकती है, या तो वो कांस्टेंट होगी, या तो वो आई कैप जे कैप और के कैप वाले फॉर्मेट में होगी, या तो वो डेल बाई डेल एक्स सम ऑफ यू एक्स आई कैप उस टाइप के फॉर्मेट में होगी। तो अगर आपको फोर्स निकालना होता है तो फोर्स आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी होता है एक तरीके से, मतलब आप एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको फोर्स मिलेगा। लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट थे, मतलब ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी और ऐसे भी, 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में बढ़ रही है चीजें। तो हम करेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x³ + y² + 3z³ प्लस डेल बाई डेल y ऑफ 2x³ + y³ + 3z³ y² सॉरी प्लस डेल बाई डेल z ऑफ 2x³ + y² + 3z³। अब जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y और z का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि y और z उसके लिए एक तरीके से इस वक्त के लिए कांस्टेंट है, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। 2x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x² और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6x²। तो ये जो आपका टर्म था यहाँ आ गया 6x²। इस वाले टर्म को देखिए, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है तो x और z का कोई मतलब नहीं है, तो x और z को आप इरेज कर दीजिए। और y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, वैसे यहाँ z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है तो x और y का कोई मतलब नहीं है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। z³ का डिफरेंशिएशन होगा 3z² और आगे 3 लगा हुआ है तो 9z²।
तो यहाँ पे आ गया 9z²। अब पॉइंट क्या था 1, 2, 3, मतलब x, y, z लेते हैं। तो x को आप 1 रखिए, y को आप 2 रखिए, z को आप 3 रखिए। तो अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ 6 + 4 + 81, तो आपका ये आ गया 91 न्यूटन। एक मिनट, फोर्स वेक्टर पूछा था ना, सॉरी, अलग अलग नहीं करेंगे आप, एक्स वाई जेड में रखेंगे और यहाँ आप लगाएंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, क्योंकि यहाँ भी लगेगा आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आपका आंसर आ गया 6 आई कैप + 4 जे कैप + 81 के कैप। तो ठीक, इस टाइप से हम फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम कैसे फोर्स को कैलकुलेट करते हैं या पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सपोज आपके दो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि इनिशियली r1 डिस्टेंस पे रखे थे एंड कुछ टाइम बाद इनके बीच की डिस्टेंस r2 हो जाती है। कुछ टाइम के बाद इनके बीच की डिस्टेंस r2 हो जाती है, मतलब कि पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है, और मैं आपसे पूछ लूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप मुझे कैसे बताओगे? एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मैं आपसे पूछ लूँ तो आप मुझे कैसे बताओगे? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, एंड वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट x। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ बहुत गौर से देखो तो इस डिस्टेंस पे मान लो ये डिस्टेंस को चली हुई rx डिस्टेंस पे फोर्स क्या रही होगी Q1 Q2 अपॉन rx का होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस यहाँ पे फोर्स क्या होगी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वैसे ही इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगी Q1 Q2 अपॉन r2 स्क्वायर। मतलब हर एक पॉइंट पे फोर्स क्या हो रही है, हर एक पॉइंट पे फोर्स वेरी कर रही है। क्योंकि हर एक पॉइंट फोर्स वेरी कर रही है तो फोर्स का कोई सेट पैरामीटर नहीं। ऐसे केस में हम किसकी हेल्प लेते हैं? इंटीग्रेशन की। मतलब हम करेंगे क्या, x पे जाकर dx की ऐसे स्ट्रिप कंसिडर कर लेंगे और मान लेंगे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस dx है, dx डिस्टेंस के लिए फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फोर्स चेंज नहीं होगी। तो इस पॉइंट पे फोर्स कितनी होगी? अगर हम ये x पे जाकर ले रहे हैं और दो चार्जेस हैं, मतलब एक चार्ज Q2 यहाँ x डिस्टेंस पे है, तो फोर्स आपकी होगी Q1 Q2 अपॉन x² और dx डिस्टेंस तो भैया dx है। ये आपका छोटा सा वर्क डन होगा इस छोटे से पोर्शन के लिए। कंप्लीट पोर्शन के लिए चाहिए तो आप क्या करोगे? दोनों साइड इंटीग्रेट, यहाँ कहाँ से कहाँ तक 0 से w और यहाँ पे r1 से r2 तक। ठीक है, r1 से r2 तक या r2 से r1 तक। r2 पूरी डिस्टेंस है ना, तो r2 से r1 तक। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो Q1 Q2 कांस्टेंट टर्म से बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर चलेगा, यहाँ r2 है यहाँ r1 है। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे Q1 Q2 माइनस 1/x r2/r1, माइनस साइन को गायब करेंगे तो लिमिट ऊपर नीचे हो जाती है। तो माइनस साइन को गायब कर दिया तो यहाँ r2 की जगह r1 और r1 की जगह r2 हो गया। अब अगर हम इस चीज को इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q1 Q2 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक बहुत जनरल सी एनालॉजी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि r2 बहुत बड़ा था r1 से, बहुत 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 बड़ा था r1 से। तो उस केस में r2 will behave like infinity, r2 will behave like infinity and 1/infinity is 0। इस इक्वेशन में r2 की वैल्यू रखिए इंफिनिटी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? Q1 Q2 अपॉन r1। ये वो कौन सा केस है जब r2 बहुत दूर चला गया। तो आपके पास देखिए एक ही एनर्जी बची। अच्छा, जब ये सिस्टम था तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी ui, और जब ये सिस्टम था तो इसकी इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी uf। जब r हो गया इंफिनिटी तो uf हो गया 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? आई Q1 Q2 अपॉन r। समझे? Q1 Q2 अपॉन r आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो इनिशियल सिस्टम अगर ले ये Q1 Q2 ये r है तो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 Q2 अपॉन r1। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, एनर्जी है तो एनर्जी तो स्केलर होती है, क्योंकि एनर्जी स्केलर तो इसको डायरेक्टली हम साइन के साथ जोड़ सकते हैं।
तो अगर आपको एक सिस्टम में कई चार्जेस दी जाए उनकी सम टोटल ऑफ एनर्जी चाहिए हो तो आप कैसे निकालोगे? उन सबका सम टोटल करके निकालोगे। ठीक है, वैसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर कि कैसे हम एनर्जी को कैलकुलेट वगैरह करते हैं, तो पहले आप ये चीज़ नोट कर लें। हाँ, एक चीज़ और, ये फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। ये जो फॉर्मूला है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1 है। कुछ लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1 लिखते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। R2 वाले टर्म को एलिमिनेट करके लिख रहे हैं। ये कब होगा? ये तभी होगा जब R2 आपका इंफिनिटी हो, मतलब U फाइनल आपका क्या हो? 0 हो जाए। ये आप तभी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन से इन सारी चीज़ों की आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लगा लें, जो आपको मैं भेजूंगा डीपीपी, उसको भी आप लोग अपनी कॉपी में लगाएंगे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सपोज आपका 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, और हम इसको यहाँ 10 मीटर की दूरी पर रखें और आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूला से लग जाएगा, पर मत लगाइएगा फार्मूला से। मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक भी है। इस ट्रिक को अगर आप सीख गए तो आईआईटी में 3D के क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे। 3D क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से लगेंगे। तो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ बेसिकली। इस सिस्टम को बनाने के लिए आपने क्या किया होगा? इस सिस्टम को बनाने के लिए आपने क्या किया होगा? आपने ये 10 कूलम चार्ज का इंफिनिटी से लाया होगा। तो इंफिनिटी से आप लाए 10 कूलम चार्ज। जब आप 10 कूलम चार्ज इंफिनिटी से लाए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? 0, क्योंकि R बराबर क्या हो गया? इंफिनिटी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन R। Q2 भी 0 था, R भी 0 था, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। अब इससे 10 मीटर पर भी आपको एक चार्ज लाना था, तो वो भी आप कैसे लाएंगे? इंफिनिटी से। तो ये जो आप 10 कूलम ला रहे हैं, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि R बराबर क्या है? इंफिनिटी। लेकिन जब आप इस 10 कूलम को लाए तो पहले से 10 कूलम 10 मीटर पर बैठा था। अब इस 10 कूलम की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वो 10 कूलम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी के 10.10 बाई R दिया था 10, तो 10 के पोटेंशियल एनर्जी है। तो पूरे सिस्टम की ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 + 0 + 10k, जो कि है आपका 10k के बराबर। तो मैं आपको बेसिकली यही ट्रिक सिखा रहा था। अब इस ट्रिक का फायदा क्या होगा आप लोग ये सोच रहे होंगे। अभी तो 2 सिस्टम मैंने लिया ना चार्जेस के, अब जब मैं 3 सिस्टम के चार्जेस लूंगा तब वहाँ मामला हो जाता है कंफ्यूजिंग, किससे किससे पोटेंशियल एनर्जी निकालें। मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले आप ये चीज़ नोट कर लो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि ऐसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड A है, और मैं आपसे पूछ लूं इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो फिर से वैसे ही हम ट्रिक से अपनी चलते हैं। मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट से भी सिखा देता हूँ, ट्रिक से भी। इस क्यूब पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इस क्यूब की वजह से, इस क्यूब की वजह से, और इस क्यूब पे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इस क्यूब की वजह से होगी। ठीक है, इस क्यूब की वजह पे पोटेंशियल एनर्जी इस क्यूब की वजह से होगी। तो वो एक पैटर्न होता है, उससे आप डिटेक्ट करोगे। तो हालांकि वो चीज़ कंफ्यूजिंग है, मैं कहूँगा वो आप ऑफ मत करो। आप सिंपली एक काम करो, इस सिस्टम को बनाओगे कैसे? आप इन्फिनिटी से एक चार्ज लाओगे क्यूब यहाँ पर, तो जब इन्फिनिटी से लाए तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? 0 हुई। फिर आप ए डिस्टेंस पे भी एक चार्ज लाओगे इन्फिनिटी से, क्यू चार्ज लाओगे। मतलब अगर आपको ये सिस्टम बनाना है, मतलब आप क्वेश्चन देखो, पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको सिस्टम बनाना सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको यही सिस्टम बनाना है तो इस सिस्टम को बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इन्फिनिटी से चार्ज ला के यहाँ पे रखोगे, तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। फिर आप इन्फिनिटी से एक क्यू चार्ज और ला के रखोगे ए दूरी पर यहाँ से,
तो इस पे एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, जो आप इन्फिनिटी से लाए, और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो होगी के, क्यू चार्ज था, क्यू डॉट क्यू बाई ए। अब इन्फिनिटी मैंने कुछ ज्यादा ही क्लोज बना दिया, ठीक है, इधर बनाते हैं। इन्फिनिटी से एक और चार्ज आप यहाँ लाए क्यू पे, तो इन्फिनिटी से लाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब जब आप ये क्यू लाए तो एक क्यू पहले से यहाँ पे था, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आएगी, वो क्या आएगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए, और इस क्यू की वजह से भी आएगी पोटेंशियल एनर्जी की, वो भी क्या आएगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ध्यान दें, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन सबका सम, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस जीरो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए। अगर आप ध्यान दें तो आपका आंसर आया 3 के क्यू स्क्वायर बाई। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अगर आप कर पाते हैं ना, तो डायरेक्टली देखिए कैसे करते हैं। इस क्यू से इस क्यू की दूरी है, इस क्यू से इस क्यू की दूरी है, तो इस पे दो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ये वाली साइड हम काउंट नहीं कर पाए, इसको चुनते तो इसकी वजह से एक साइड और बन जाती, एक पोटेंशियल एनर्जी थी, और दोनों पोटेंशियल एनर्जी का आप सम कर देते तो आपको फिर से यही आंसर मिलता। मेरा बताया हुआ तरीका थोड़ा सा आसान है कि जैसे वो सिस्टम फॉर्म होगा वैसे सोचिए और आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं आपके लिए। तीन सिस्टम की जगह थोड़ा सा चार सिस्टम की बात करते हैं। मान लीजिए ऐसे मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये, और मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे? तो बेसिकली फिर से हम वही करेंगे कि हम इन्फिनिटी से हम चार्जेस को लाएंगे और उसको प्लेस करेंगे। मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से एक चार्ज आप क्यू लाओगे यहाँ कहीं, तो उस पे लाने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। इन्फिनिटी से एक और चार्ज क्यू लाओगे, इसको लाने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। लेकिन जब यहाँ पे आप लाओगे तो ए डिस्टेंस पे एक चार्ज पहले से था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, के क्यू स्क्वायर बाई ए। फिर आप इन्फिनिटी से एक चार्ज लाओगे, मान लो यहाँ कहीं, तो यहाँ पे लाने की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, और इस चार्ज से ये डिस्टेंस थी ए, और ये एंगल था 90। इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इस पे कितनी, के क्यू स्क्वायर बाई ए, और यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस होगा ए रूट 2, तो इस चार्ज की वजह से इसको पोटेंशियल एनर्जी कितनी, के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2। अब जब आप चौथा चार्ज लाओगे, यहां पे पुट करोगे, तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, लाए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर पोटेंशियल एनर्जी इस नंबर 1 चार्ज की वजह से यहाँ पे कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए। नंबर 2 चार्ज की वजह से कितनी होगी, ये डिस्टेंस ए रूट 2 है ना, तो नंबर 2 चार्ज की वजह से होगी के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2, और नंबर 3 चार्ज की वजह से कितनी होगी, इस चार्ज की वजह से ए डिस्टेंस थी, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए। अब नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबका हम सम कर देते थे, तो सबका सम करेंगे तो हम यहाँ जीरो प्लस यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, के क्यू स्क्वायर बाई ए, हम जीरो ऐसा करते हैं सब इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जीरो का कोई मतलब थोड़ा, के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो 1 2 3 4, तो यही हो गया, तो 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे 2, तो आंसर आपका आया, ये समय थोड़ा सा मिटा रहा हूं, अगर आपको लिखना हो तो पॉज करके लिख लीजिए आप, ठीक। आंसर आया 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2, रूट 2 से यहाँ आया रूट 2, यहाँ से रूट 2 हट गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 4 प्लस रूट 2, यही आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो यही आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी इंड्यूस। ये 3 सिस्टम है,
अब ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे हम 6 सिस्टम ले सकते हैं भाई, हेक्सागन ले लेंगे, पेंटागन ले लेंगे, ऑक्टागन ले लेंगे, डेकागन ले लेंगे। बढ़ेगा क्या आपका, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ेगा। करना आपको क्या है, इन्फिनिटी से एक चार्ज ला के रखना है, वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दूसरा चार्ज ला के रखना है तो एक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। ऐसे ऐसे चार्ज ला के रखते जाने और आपको सब कुछ मिलता जाएगा। तो बेसिकली आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे था, और हम कुछ और चीज़ों को भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक 3D की भी प्रॉब्लम। तो आप एक 3D की भी प्रॉब्लम लगा दें, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आज मैंने आपकी खत्म करा दी है, एक सिस्टम की कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और लगवा दूँ। 3D का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था जो कि SC वर्मा और यूरोडो दोनों में दिया था, और मैंने दोनों से इस प्रॉब्लम को उठाया है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम कितना आसान है। आपको बहुत मुश्किल लगता है पर ये बहुत आसान है। ऐसे उन्होंने एक क्यूब दे दिया था, ऐसे उन्होंने एक क्यूब दे दिया था, क्यूब की सारी साइड्स ए बता दी थी, और इन क्यूब के कितने वो कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर पे क्यूब चार्ज रख दिया था इन्होंने। और इन्होंने हमसे पूछा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा। तो जो आपको पुराना तरीका था आप वो तरीका अप्लाई करें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करें। अगर आप उस तरीके से इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन नो डाउट है कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, पर डायरेक्टली आपको पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी दिखेगा ध्यान से कुछ ऐसी आएगी, KQ² मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, 12 + 6√2 + 4√3। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। करना आपको फिर वही है, इन्फिनिटी से लाके एक चार्ज यहाँ रखना है, फिर एक चार्ज यहाँ रखना है, फिर एक चार्ज यहाँ रखना है, फिर एक चार्ज यहाँ, फिर एक चार्ज यहाँ, फिर एक चार्ज यहाँ, फिर एक चार्ज यहाँ, फिर एक चार्ज यहाँ। 8 बार चार्जेस आपको रखने, ठीक है। पहले वाले में आपकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 4, इस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी आती रहेगी। सबको जब आप सम करेंगे तो इस टाइप से आपका सम जनरेट हो जाएगा। एक और टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, बट वो टॉपिक मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट टर्न डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पुरानी DPPs को थोड़ा सा सॉल्व करें, नेक्स्ट डाउट सेशन का वेट करें। डाउट सेशन में जो भी आपको दिक्कतें होंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो लोग हमारे लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग सिंपली क्या कहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर जो DPP के फ्रंट में नंबर है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।